लेकिन मैं खबरों की जानिब जाऊं, एक इशू है छोटा सा, और मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप जो है वो वायरल हुआ था। उसमें शहबाज गिल साहब, वजाहत खान साहब और मुईद पीरजादा साहब और साबिर भाई, साबिर शाकिर साहब, ये चारों लोग एक प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा होता है, 1-1.5 घंटे का, तो पूरा तो मैं कभी देख नहीं पाता हूँ, तो इसके क्लिप्स ही मैं देखता हूँ। तो ये अक्सर प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे बारे में कोई गिला शिकवा किया इन्होंने और ये कहा कि इमरान रियाज ने आवाज़ नहीं उठाई और बात नहीं की इस बारे में। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली थोड़े दिन पहले एक केस बना था, इन लोगों के बारे में खबर आई थी, और वो खबर ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको अटैच कर दिया गया है या जब्त कर लिया गया है सहाफ़ियों की, जिनमें साबिर शाकिर साहब शामिल हैं, जिनमें मुईद पीरजादा साहब शामिल हैं, जिनमें वजाहत खान साहब शामिल हैं, और उनके अलावा कुछ और रिटायर फौजी हैं, कुछ और लोग भी हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया गया था और ये खबर चली थी थोड़े दिन पहले, और उस पर क्योंकि मैंने बात नहीं की और मैंने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, तो उसका वहां से वो गिला शुरू हुआ कि मैंने क्यों नहीं उसके ऊपर बात की। हालांकि इन लोगों ने बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई मेरे हक में, जब मैं गायब था तब भी बड़ी आवाज़ उठाई, जब मैं गिरफ्तार हुआ तब बड़ी आवाज़ उठाई। और मुईद पीरजादा साहब का तो एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे, जब मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त वो भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और जब मैं गायब किया गया उस वक्त मुईद पीरजादा साहब क्या कर रहे थे मैं एक एक चीज़ से आगाह हूँ, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया और मेरी मुईद पीरजादा साहब से बात भी हुई। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो गिला है ना वो बिल्कुल जायज़ है। जो गिला वजाहत खान साहब ने किया और जो गिला मुईद पीरजादा साहब ने किया, उन दोनों का गिला बिल्कुल जायज़ है। पहले तो ये बात क्लियर कर दें, उसके बाद मैं अगली बात बताता हूं कि मैंने इस पे प्रोग्राम क्यों नहीं किया या इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है, मैं जिस दिन ये खबर आई आज से 1 हफ्ता पहले की बात है, और हम कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, वहां ये बात हो रही थी, और जब खबर आई तो फिर मैंने कहा इसको घास ही नहीं डालनी चाहिए। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आपको इस किस्म की तकलीफ दी जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपका रिएक्शन देखा जाता है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप कितना परेशान हुए उस चीज से। तो ऐसी चीजों को घास डालनी नहीं चाहिए, और इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये लोग इंशाल्लाह अपने मुल्क वापस आएंगे, पाकिस्तान में जब वापस उतरेंगे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे, अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर ये लोग जाएंगे, और इसी मुल्क के अंदर इनको इनकी ये प्रॉपर्टीज वापस भी मिलेंगी। और आप सब गवाह रहिएगा, मैं जब इनको एयरपोर्ट पे आप लोगों के साथ जाकर रिसीव करूंगा, या जब ये लोग पाकिस्तान पहुंचेंगे और जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे, तो इन्हीं घरों के अंदर जाएंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज जब्त हो गई है। ये चलता नहीं होता मामला, इससे पहले बहुत सारे लोगों की हुई है। नवाज शरीफ की भी की थी एक दौर में, प्रॉपर्टी जब्त हो गई, फलां की हो गई, उसकी भी हो गई, सागडार की भी हो गई, वो सारे अपनी उन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सहाफियों के साथ इतना बड़ा जुल्म जो है वो नहीं हो सकता। मैंने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूं। मैंने ये बात कभी करनी नहीं थी, जिंदगी में कभी नहीं करनी थी, लेकिन आज मजबूरन मैं आपको कर रहा हूं। कई महीने हो गए हैं मेरे अकाउंट्स बंद है पाकिस्तान में, और उनके अंदर पैसे भी हैं। तो ये है तो प्रॉब्लम वाला मामला ना, इससे मुश्किल पैदा होती है। लेकिन मैंने कभी इसका तस्करा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जिसने भी मेरे अकाउंट बंद करवाए हैं, मैं चाहता हूं उसको ठेंगा दिखाना कि कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इस पर बात ही नहीं करता। आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं गिरफ्तार हो जाऊं, मारकुटाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, गायब हो जाऊं, वापस आऊं, डायरेक्ट अपना काम शुरू करता हूं। इधर उधर की ज्यादा वो पुरानी बातें मैं वो करता ही नहीं हूं। गिलो शिकवों में फंस के, अपनी तकलीफ बता के, रोना पिटना डाल के, ये सारा कुछ करके आप अपनी कमजोरी शो करते हैं। तो मैं कहता हूं इसको घास ही ना डालो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो, जो काम आप कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली ये सोचा कि इसको घास ही नहीं डालते। ये प्रॉपर्टीज कहां जा रही है, ना इससे पहले किसी की गायब हुई है, ना अभी होंगी, और मैं इसको कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, और मैं इसको इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं समझता, किसी लिहाज से मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन इसको घास सिर्फ इसलिए नहीं डाली, या इस खबर को मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैं नहीं चाहता था कि ये फील जाए कि हम इससे बहुत ज्यादा परेशान है। मुईद भाई और साबिर भाई और बाकी जो दोस्त वहां मौजूद हैं, वजाहत खान साहब वगैरह, मैं समझ सकता हूं वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। यानी उनकी तकलीफ का पाकिस्तान में रह के अंदाजा करना भी शायद आसान नहीं है। साबिर शाकिर साहब ने वहां ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान में हैं वो मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। देखिए, पाकिस्तान में रह के अगर कोई प्रेशर है ना कि किसी चीज पे बात नहीं करनी, तो वो सिर्फ एक चीज पे है कि इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं देना, इमरान खान पे बात नहीं करनी। तो जब मैं पहले दिन से उस पर बात कर रहा हूं, तो फिर मुईद पीरजादा साहब पे या बाकियों पे बात करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैं जब चाहूं, जितनी चाहूं, इसके बारे में बात कर सकता हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि इसको अहमियत ही ना दी जाए, बस और कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, कुलीग हैं, जिनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, उनके दिमाग में ये था कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। वैसे वो मुझे फ़ोन करके कह सकते थे, मैंने भी उनको बहुत फ़ोन किया। शहबाज गिल साहब से तो मेरी बात हो गई है, और साबिर शाकिर साहब से भी बात हो गई है, लेकिन मुईद भाई ने और वजाहत खान साहब ने, दोनों भाइयों ने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। उम्मीद है उनसे भी मेरी बात हो जाएगी, तो मैं उनसे पर्सनली भी माजरत कर लूँगा कि अगर आपका दिल दुखा है कि मैंने इस पर बात नहीं की, तो मैं ये सोच रहा था इसलिए मैंने नहीं की,
और अगर आप चाहते थे मैं करूंगा, मुझे कहते थे मैं कर देता इसके ऊपर बात, और मैं अब कर देता हूं कि ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है और गलत है और ये नहीं होना चाहिए किसी सूरत भी। और आप लोग इन्हीं घरों में वापस आएंगे इंशाल्लाह। आपकी तकलीफ जो ना अपने घर से दूर होना, अपने लोगों से दूर होना, अपने मुल्क से बाहर चले जाना, एक जिला वतनी की जिंदगी गुजारना ये आसान नहीं होता। मैं आपके चेहरों पर आपकी तकलीफ महसूस करता हूँ, उस स्ट्रेस को मैं फील कर सकता हूँ जिससे आप इस वक्त गुजर रहे हैं। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि इस मुश्किल वक्त के खत्म होने के लिए दुआ करें, और खास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जिनमें मैं यानी साबिर शाकिर साहब से जब भी बात करता हूं तो उनके लहजे में मुझे तकलीफ महसूस होती है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अरशद शरीफ साहब ने जब बात की अपने आखिरी दिनों में अपनी शहादत से पहले, तो वो मैं नाम ले लेता हूं, काशिफ अब्बासी साहब से वो बात कर रहे थे, कुछ और दोस्तों से भी उनकी ऐसी बात हुई, मेरे से भी उनकी बात हुई थी, तो वो वापस आना चाहते थे। उनकी एहलिया ने मुझे ये बताया कि अरशद हर हाल पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, उनका दिल नहीं लग रहा था। तो इसी तरह मेरे ये बाकी दोस्त भी है ना, ये भी वही सहाफ़ी हैं, उसी तरह पाकिस्तान से गए हुए जिस तरह अरशद शरीफ साहब गए हुए थे। तो मेरी नेक तमन्नाएं भी इनके साथ हैं, मेरी दुआएं भी इनके साथ हैं, और मेरी सपोर्ट भी इनके साथ है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल पाया, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक था कि मेरा इस पर सोचने का एंगल थोड़ा मुख्तलिफ था। मैं अपने मामले में भी कभी ज़्यादा नहीं बोलता, बेशुमार चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो दुनिया को पता ही नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहता। अपनी कमजोरी मैंने कई दफ़ा पहले कहा कि मैं कमजोरी शो ही नहीं करना चाहता। दफ़ा करें, आगे बढ़ते हैं और अपना काम करते हैं। फोकस अपने मेन काम के ऊपर रहना चाहिए, अपने मेन मिशन के ऊपर रहना चाहिए कि ये मिशन है कि मेरे मुल्क के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल बहाली होनी चाहिए, आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलना चाहिए। ये है जी फोकस, और इससे दूर नहीं हटना चाहिए। छोटी मोटी तकलीफें आती रहती हैं, लेकिन मैं फिर एक मरतबा, बार बार मैंने कहा, मैं फिर एक मुझे इस बात का एहसास है। मैं जब अगवा हो गया और वापस आया तो मेरे घर वालों ने जिन लोगों से मेरी सबसे पहले बात करवाई उनमें से एक मुईद पीरजादा साहब है, और वजाहत भाई साहब से भी बात करवाई। और इन लोगों से इसलिए बात करवाई कि इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। मैंने बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों से मुलाकातें की और बातें की जिनके मेरे नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया। अभी तक बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। कल एक डॉक्टर साहब में पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैंने उनका कल शुक्रिया अदा किया, मैं उससे पहले उनसे बात ही नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो इसी तरह बहुत सारे लोग और ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, जोर लगाया, और मैं आज तक उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। इन लोगों ने तो मुझे यहां तक कहा था, वजाहत खान साहब ने और वही पीरजादा साहब ने, कि तू बता हम तेरे लिए और क्या कर सकते हैं भाई, आप वापस तो आ गए हैं, आपकी हालत बहुत बुरी है। और मैं इनका दर्द इनकी आवाज़ से महसूस कर रहा था। तो ये मुझे कह रहे थे हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, बताओ, कुछ भी हम आपके लिए कर सकते हैं तो बताओ, हम हाजिर हैं, हम आपको अमेरिका ले जाते हैं, हम आपको यूरोप ले जाते हैं, हम आपको यहाँ से निकालते हैं, हम दुनिया में जाके आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने इनसे कहा जी मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही छोड़ दें। उस वक्त मुझे थोड़े इशूज़ थे, तो मैंने इनसे ये उस वक्त दरखास्त की थी, लेकिन उनकी नीयत उस वक्त भी मेरी मदद करने की थी। और मुझे पता है कि आइंदा अगर कभी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो सबसे पहले यही लोग आवाज़ उठाएंगे, और हम ही एक दूसरे का सहारा है। मेरे सोचने का थोड़ा एंगल फर्क हो सकता है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ा लंबा वक्त ले लिया मैंने इसके ऊपर। अब आ जाए बाकी खबरों की तरफ नाज़रीन, जो रूटीन की खबरें, उनमें सबसे पहले जो मखसूस नशस्तों का केस है उसके ऊपर एक लंबी डेट है 9 तारीख तक की, मंगल वाले दिन सुना जाएगा, नेक्स्ट वीक में ये केस, और तब पता चलेगा ये केस किस तरफ बढ़ता है। लेकिन चंद चीजें बड़ी अहम इस केस के अंदर कल की समाअत के अंदर हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, उसके पास तो किसी बात का अब जवाब ऐसा लगता है मौजूद नहीं है। और अदालत ने क्लियरली ये कह दिया है कि मखसूस नशिस्तें, ये जो इनका केस है इसमें साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की है। देखिए इस एक नुक्ते पे ये पूरा फैसला खड़ा, ये पूरा केस खड़ा कि काजी फायदी साहब ने बल्ला छीना। मेरी नजर में, बहुत सारे सहाफियों की नजर में और बहुत सारे जजेस की, वकला की नजर में, उनकी नजर में ये जो है वो एक स्याह फैसला है, ये सही फैसला नहीं है। और ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था जिस उजलत में ये फैसला किया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स को नुकसान पहुंचाया गया। अब ये एक तो फैसला ही गलत, दूसरा उसकी तशरीह भी गलत कि फैसले में सिर्फ ये था कि जी बल्ला सिर्फ लेना इनसे, वो तशरीह में जी पार्टी फारग कर दीजिए, आजाद उम्मीदवार है आप आज के बाद, और दूसरी पार्टी की ज्वाइनिंग भी बंद करवा दी और सारों को आजाद छोड़ दिया मैदान के अंदर। तो ये सजा पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मिली है। मखसूस नशस्तों वाला केस अभी आगे बढ़ेगा। इसमें एक बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स थे कल की समाअत में जिससे ये पता चल रहा है कि ये केस हुकूमत के लिए अभी तक तो मुश्किल है। अगर वो मैनेज करना भी चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो अभी तक शायद मैनेज कर नहीं पाए, और अभी काफी दिन का टाइम है, हो सकता है इस एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट हो जाए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज है, इस मरतबा आजाद अरकान की तादाद बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि आजाद अरकान कहां से आए, इलेक्शन कमीशन के नुक्स के सबब ऐसा हुआ है। असल मसला इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। अगर मुतबादल तरीके मौजूद हैं तो दुरुस्तगी होनी चाहिए, यानी इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए, तो फिर तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए तो फिर तो आपको दोबारा इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सवाल उठाया जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है पार्टी, वो पार्लिमानी जमात है या नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात से क्या फर्क पड़ेगा।
कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। और जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि एक जमात की पार्लिमानी पार्टी हैसियत तस्लीम किए जाने से कैसे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फैसल सिद्दीकी जो वकील है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन पेश कर दिया, तो सारी सूरत तब्दील हो गई। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने इसको पार्लिमानी पार्टी माना हुआ है और ये सारे बंदे इसके अंदर शामिल हुए और ये जरताज गुल वजीर साहबा का नोटिफिकेशन है जिसपे वो पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर हो गई है और इसके ऊपर सबने तौसीह भी कर दी है, मौजूदा हुकूमत ने भी कर दी, स्पीकर ने भी कर दी। लिहाजा ये जो है ना वो हलफ के बाद पार्लियामेंट के अंदर के मामले स्पीकर कौमी असेंबली देखते हैं, उन्होंने भी कर दिया। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी सियासी जमात ही नहीं मान रहा, दूसरी तरफ उसकी अपनी पार्लियामेंटी पार्टी भी है और उसकी पार्लियामेंटी लीडर भी है जिसको बाकायदा तस्लीम कर दिया गया है। तो यहां आकर एक मरतबा फिर सारे फंस गए और फिर एक हफ्ते की डेट आ गई। अब देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद होगा क्या। नाज़रीन, मरियम नवाज की जो सीट है वो अपनी भी आपको पता है फॉर्म 47 के ऊपर है वो मुबैना तौर पे, और वहां से महर शराफत अली ने मरियम नवाज को इलेक्शन हराया था। महर शराफत अली ने केस कर दिया है और मामला ट्रिब्यूनल में चला गया है और ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज से जो है वो मांगा था रिकॉर्ड कि आप फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पूरा लेकर आए, लेकिन अब रिकॉर्ड नहीं लाया गया। तो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक रिकॉर्ड लाने की मोहलत दे दी है हाई कोर्ट ने, तो जुलाई में भी शुरू हो गया और ये खत्म भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो फॉर्म 45 लाने पड़ेंगे। अब वो फॉर्म 45 महर शराफत के पास मौजूद फॉर्म 45 के साथ और बाकी जमातों के पास मौजूद फॉर्म 45 के साथ कैसे मैच करेंगे, ये है जी एक बड़ा सवाल। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जब फॉर्म 45 लेकर आएगा और दूसरा जहां पे टेम्परिंग होगी, जहां पे उनको छेड़छाड़ की जाएगी, तो वो मामला भी पकड़ा जाएगा। लिहाजा ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर वजीर आला पंजाब ही अपनी सीट से फारिग हो जाती हैं तो फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर ट्रिब्यूनल केस सुन रहा था, वहां पे एक पिटीशन को जल्द समाअत मुकर्रर करने के लिए दायर किया गया कि जो NA 47 और 48 है इस्लामाबाद के, उनकी समाअत जल्द की जाए। तो फिर अब उसकी 8 जुलाई को समाअत होने वाली है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी साहब को और राजा खुर्रम नवाज को 8 जुलाई को तलब कर लिया है और ट्रिब्यूनल वही है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर दिया है। और शुएब शाहीर और अली बुखारी इसमें पटिशनर है और ये दोनों को 50-50 हजार की लीड से इलेक्शन जीते हुए। तो इस्लामाबाद वाली सीटें मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले जिन सीटों के ऊपर फैसले आ जाएंगे वो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें होंगी और वो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर रास्ता खोलेंगी कि आगे जाकर ट्रिब्यूनल किस तरह के फैसले करते हैं। नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का जो पर्सनल डाटा है उसको लीक किया गया था सोशल मीडिया पे और एक कंपेन चलाई गई थी बड़ी खौफनाक किस्म की। हम सारे ही जानते हैं वो कौन से अकाउंट्स हैं और कहां से डील होते हैं। एक लाहौरी ग्रुप का तस्करा होता है कि वहां से ये चीजें उठाई जाती हैं, फिर इन पे वीलॉग्स किए जाते हैं और कीचड़ उछाला जाता है। तो अब वो मामला जो है वो तौहीन अदालत का चल रहा था और वहां पे 3 रुकनी बेंच इसको सुन रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कुछ डाटा लाके वहां पे पेश किया गया। लेकिन वो जो डाटा लाकर पेश किया गया उनमें बंदों की चेहरे ही नहीं पहचाने जाते, ऐसे चेहरे हैं जो नादरा के अंदर पहचाने नहीं जाते। और जो पहचाने गए 5 बंदे उनके बारे में हमें से कोई जानता ही नहीं, यानी इस्माइल कासिम कौन है, सैयद फैजान राफी कौन है, मोहम्मद सईद अख्तर कौन है, सानुल्लाह कौन है, फहमीदा यूसुफजई कौन है, ये इन लोगों के बारे में तो हम जानते ही नहीं है ये कौन लोग हैं। और जिन लोगों के बारे में हम जानते हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन लोगों ने ये कारनामा किया था, एक्चुअली उनके नाम यहाँ पे शामिल ही नहीं है। और इसके ऊपर सहाफियों ने बहुत आवाज भी उठाई कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी नेगेटिव तरीके से इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे थे, इसको चला रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। उन लोगों के बारे में FIA ने या हुकूमत ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कुछ नहीं किया। तो जस्टिस बाबर सत्तार का जाती डाटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्विटर को या X को भी खत लिख दिया है और उनसे भी तफसीलात मांगी है कि इसके बारे में तफसीलात दी जाए। नाज़रीन, महंगाई के बारे में एक वीलॉग मुझे करना है लेकिन वो अलग से करूंगा, वक्त बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 2 धड़े बन गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, इस मामले को लेकर। फजलुर रहमान साहब के बारे में एक धड़ा ये समझता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एंगेजमेंट वो कर रहे हैं इससे फायदा हो रहा है, वो पॉलिटिकली रेलेवेंट हो रहे हैं और वो हुकूमत के साथ डील करने में बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं कि मैं PTI के साथ मिलकर एहतजाज पे निकल गया तो आपकी हुकूमत नहीं बचेगी, लिहाजा जो जो मैं मांगता हूं वो मुझे दिया जाए। एक एंगल ये है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंगल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ खड़ा करने में कामयाब हो गए तो उसके बाद जो रियासत जिस वस्तायत से और जबर के साथ आकर अटैक करती है शायद रियासत वैसा नहीं कर पाएगी। मेरे ख्याल में ये एक गलतफहमी है या एक खाम ख्याली है। देखिए, कुछ तो फायदा होगा, ये बात ठीक है, कुछ फायदा होगा, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। फजलुर रहमान साहब की सियासत भी बचेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कुशन या एक थोड़ा सा कवर भी मिलेगा कि अब हम खुल के एहतजाज कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी हमारे साथ हैं, जिनमें एक काबिल जिक्र पॉलिटिकल पार्टी फजलुर रहमान साहब की भी है। लेकिन जो दूसरा एंगल है उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। PTI के अंदर ज्यादा लोगों का यह सोचना है कि फजलुर रहमान साहब धोखा देंगे और फजलुर रहमान साहब जो है वो पीठ में छुरा घोंप देंगे क्योंकि वो जो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस वजह से वहां पे एक रिजेंटमेंट है कि फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात ना किए जाए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी तो बनाई हुई है और फजलुर रहमान साहब की भी जमात जो है वो कभी हाँ करती है कभी ना करती है और उनकी जानिब से भी जो है वो ऐसा ही गू का सिलसिला चल रहा है, कंफ्यूजन है एक। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये दोनों इकट्ठे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, क्योंकि यही फजलुर रहमान साहब जिनको PTI इस बात पे कायल नहीं कर सकी कि जनाब मखसूस नशिस्तों वाले केस में तो आप हमारा साथ दीजिए,
वहां पे तो हम हक के ऊपर हैं। तो वहां जाके फजलुर रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए कि नहीं जी, इनकी मखसूस नशिस्तों में मुझे हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये माले गनीमत है, चोरी का माल है, डकैती का माल है, इसमें मैंने अपना हिस्सा लेना है। तो वहां पे जाके उनका मौक़िफ़ कुछ और था। तो यहां से भी पीटीआई के कुछ लोगों को थोड़ी इरिटेशन हुई है और उनको क्लैरिटी आई है कि फजलुर रहमान साहब वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि इनका आपस में क्या तय पाता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।